नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कबीरधाम जिले के बोडला में आयोजित त्रिदिवसीय संत सदगुरु कबीर समागम समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। समारोह में माता सुलक्षणा देवी का प्रवचन कार्यक्रम विशेष आकर्षक रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। माता सुलक्षणा देवी ने अपने प्रवचन में संत कबीर के दोहों के माध्यम से जीवन में सादगी, सत्य और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के बोडला में आयोजित त्रिदिवसीय संत सदगुरु कबीर समागम समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में माता सुलक्षणा देवी के प्रवचन कार्यक्रम का विशेष आकर्षक रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। माता सुलक्षणा देवी ने अपने प्रवचन में संत कबीर के दोहों के माध्यम से जीवन में सादगी, सत्य और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संत कबीर की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा और परस्परम प्रेम को बढ़ावा दे। उनके प्रवचन में भक्ति, करुणा और सामाजिक एकता के संदेश ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने माता सुलक्षणा देवी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और समारोह की सराहना की। उन्होंने कहा कि संत कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हमें सामाजिक समरसता और भाईचारे की दिशा में प्रेरित करती है। इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मकता और एकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आयोजकों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि ये समारोह बोडला के लिए गर्व का विषय है। रामफल चंद्रवंशी कतेक दिन होगा चला भंडारा? यार 2 दिन है, 2 दिवस हो गए चलत भंडारा। अभी तक लगभग कितना आदमी आ चुके हो? यहाँ तो कम से कम अभी आज लगभग आज 20 कुंटल चावल खा चुके हैं। चावल 20 कुंटल, और उसके हिसाब से दाल, उसके हिसाब से सब्जी। जनसंख्या की कोई गिनती नहीं है। अच्छा। सुबह से चल रहा है ना, कितना खा रहे हैं, कितना आ रहे हैं, कितना जा रहे हैं। 20 कुंटल चावल का खपत हो गया। तो दिन रात चले भंडारा की? दिन रात 12 बजे रात तक चलेगा। 12 बजे रात तक? हाँ। और कुछ बोलना चाहते थे? और क्या बोलना चाहिए, हमारे सदगुरु कबीर का भंडारा है। जहाँ कभी भी ऐसा होता है तो ऐसे भंडारा होता है, बड़े बड़े भंडारा। कबीर साहब का ऐसे भंडारा होता है। कल और चलेगा? कल और चलेगा, कल चौका आरती होगा। ठीक है, देख सकते हैं भंडारा चल रहा था पूरा, जिसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे कवर करने के लिए। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी। पूर्व विधायक सियाराम साहू ने कहा, इस तरह के आयोजन न केवल आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में एकता और सद्भावना को भी मजबूत करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू और उपाध्यक्ष संतोष पटेल ने भी माता सुलक्षणा देवी के प्रवचन को प्रेरणादायी बताया और संत कबीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाटिल और जिला बीजेपी उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने आयोजन की भव्यता की प्रशंसा करते हुए इसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। यह त्रिदिवसीय समारोह संत कबीर की शिक्षाओं और उनके सामाजिक सुधार के संदेशों को समर्पित है। समारोह में भक्ति, भजनों, सत्संग और प्रवचनों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं और आयोजकों ने समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की थी, जिसमें बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल थे। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने माता सुलक्षणा देवी के प्रवचन को सुनकर आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा प्राप्त की। 3 दिवसीय समागम है सत्संग का, जिस पर आइए हम भंडारा प्रमुख है, इनसे जानना चाहते हैं कितने दिन तक चलेगा, अभी तक लगभग कितने 100 लोगों का खाना खा चुके हैं भंडारा में। यह समारोह न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का एक मंच है, बल्कि यह सामाजिक एकता और संत सदगुरु कबीर के विचारों को जीवंत रखने का भी एक प्रयास है। इस प्रकार आयोजन के अंतिम दिन और अधिक भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है, जो इस समारोह को और भी यादगार बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम नीलमिलकर और ऑडिटोरियम में उदयाचल संस्था द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं उदयाचल परिवार के चेयरमैन पद्मश्री पुखराज बाफना ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 5 लाख करोड़ की राशि बच सकती है, जो गरीबों के काम में इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी की राय ली जाएगी, उसके बाद भी निर्णय लिया जाएगा। हर चुनाव हुए, जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, 52 में हुआ, 57 में हुआ, 65 में हुआ, 67 में हुआ, हो चुके हैं। ये कोई टेक्निकल चीज थोड़ी है भाई। जब एक पंचायत का सरपंच जनपद जिला 4 वोट देता है, एक सोसाइटी के लड़ने वाला 11 वोट देता है, कहीं गड़बड़ नहीं करता, तो हिंदुस्तान के मतदाता को इतना कमजोर क्यों समझते? बौद्धिक रूप से आप इतने मजबूत हो कि आप सबको अलग अलग वोट दोगे। कहीं लोकसभा में जीतता है, कहीं विधानसभा में जीतता है। उदाहरण सैकड़ों है। पश्चिम बंगाल के चुनाव का उदाहरण है कि कब कहाँ चुनाव होता है, कौन जीतता है। विधानसभा का रिजल्ट क्या आता है? विधानसभा में छत्तीसगढ़ का देख लो, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हुए, लोकसभा में हमारा बहुमत है, 9 से ज्यादा जीत गए। तो मतदाता बहुत होशियार है, अपने हिसाब से वोट देता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन में भौगोलिक दृष्टि से कोई दिक्कत किसी विषय नहीं आई, क्योंकि ये पूर्व में हो चुका है और होता रहा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण का GRD स्कूल में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य रूप से महापौर बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल, MIC कार्यपालन अभियंता अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान शिविर में 107 आवेदनों का निराकरण किया गया। शासन तिहार के अंतर्गत लगातार जो है नगर पालिक निगम दुर्ग में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये चौथा जो है समाधान शिविर का आयोजन आज ये GRD स्कूल दुर्ग में किया जा रहा है। आज इस शिविर से संबंधित हमको कुल 246 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 237 मांग थे और जो बाकी जो है वो शिकायत के संबंधित थे। तो सभी का निराकरण कर लिया गया है संबंधित विभागों के द्वारा। और जो मांग संबंधित कुछ आवेदन थे जो कि बजट से संबंधित है, जिसके लिए की राशि की आवश्यकता है, उसका भी औचित्य का परीक्षण करते हुए शासन को उसका स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जैसा ही इसका स्वीकृति मिलेगा तो फिर उसमें भी कार्य कराया जाएगा। शिकायतें किस तरह की आई हैं सर? सबसे ज्यादा शिकायतें जो हमको नगर निगम में प्राप्त हुई है, एक तो पहला है अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हुआ है, दूसरा है कुछ की कहीं पर नाली सफाई को लेकर या फिर कहीं पर किसी घर वाले के द्वारा या दुकान वाले के द्वारा कहीं कचरा फेंक दिया जाता है उसको लेकर, या तो फिर पानी को लेकर। ये 3 मेन जो है ये शिकायतें जो है नगर निगम दुर्ग से संबंधित प्राप्त हुई है। अच्छा सर, रोज सवेरे आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं वार्डों का, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी और प्रॉब्लम क्या दिख रही है आप लोगों को? पर अभी भी हमको लगता है कि लोगों को थोड़ा सा और अवेयर करना बाकी है, क्योंकि जब तक लोगों की सहभागिता स्वच्छता के प्रति नहीं बढ़ेगी या नहीं दिखेगी, तब तक केवल निगम प्रशासन या और कोई जनप्रतिनिधि उसको नहीं कर पाएगा। तो हमको लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस स्वच्छता अभियान में जोड़ना है, क्योंकि लोगों द्वारा अभी भी कहीं न कहीं खुले में कचरा या नाली में या नालों में कचरा फेंका जा रहा है, जिसके कारण की गंदगी फैल रही है और हमको सफाई करने में कठिनाई होती है। हमारे घर घर जो है गाड़ियाँ ट्राईसाइकिल जाती है। अगर किसी भी नागरिक को उनके घर में ट्राईसाइकिल नहीं जा रहा है कचरा गाड़ी, तो 1100 नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पर जरूर जो है गाड़ी भी भेजेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम ने 300 कर्मचारियों को ग्रेजुएटी फंड की राशि का वितरण किया गया और जिसकी कुल राशि लगभग 8.5 करोड़ रुपए है। और आपको ये भी बताते चले कि इस राशि में मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। तो वहीं नगर निगम के वित्त प्रभारी नरेंद्र बंजारे ने बताया कि वे इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे और कर्मचारियों को उनके ग्रेजुएटी फंड की पूरी राशि बिना किसी कमीशन के मिलेगी। ग्रेजुएटी की जो राशि, उपादान की जो राशि होती है, वो कर्मचारियों के जीवन काल के
जितने भी वो वर्ष तक कार्य किए हैं उतने कार्यों का उनका एक सबसे अचीवमेंट राशि होती है। इस राशि के बारे में पहले भी हम जब पक्ष में थे तो हमने भी ये मुद्दा बहुत उठाया था कि काफी लेन देन होती है और लेन देन होने के साथ साथ जो कर्मचारियों का जो पैसा था वो दर दर भटकते थे। जब हमने वो मुद्दा उठाते थे तो यही विपक्षी कांग्रेस जो है वो कहती थी कि हमारा जितना भी आरोप है झूठा है। जनता ने सत्ता बदल दिया, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई, अलका बागमाती के नेतृत्व में हमने जो वादे चुनाव के पहले और विपक्ष होते हुए हमने जब सभा में या बजट में उठाए थे उसमें उपदान की राशि सबसे प्रमुखता से उठाया गया। सबसे पहले इसकी निष्पक्षता, पारदर्शी, हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस से काम करती है, तो हमने सबसे पहले एक नीति और नीति बनाया कि हम सबसे पहले सूची बनाएंगे कि कितने लोगों का पैसा है, कितने मृतक है, कितने जीवित। क्योंकि जब भी लेन देन की पारी आती थी इनकी तो हमेशा कुछ न कुछ में कहकर बहाना बनाकर कर्मचारियों को घुमा दिया जाता है। इसलिए हम जिनको भी दावा पत्ती अगर करना है, अगर किसी के नाम में त्रुटि हो, जन्म तिथि में त्रुटि हो, सरने में त्रुटि हो, तो ये सारी समस्याओं के लिए हमने एक सूची जारी कर दी। पूर्ववर्ती सरकार ने कभी सूची जारी ही नहीं किया, तो लोग हर कर्मचारी दर दर भटकते थे कि हमारा नंबर कब आए। विपक्ष का तो ये कहना है कि आपने सूची जारी नहीं किया, सूची लीक हुई, आनंद फानंद में आपके विभाग द्वारा सूची लगाई है। अब जो कभी काम किए नहीं है उनका आरोप लगाना तो जायज लगता है मुझे। उन्होंने तो पूरा 5 साल भ्रष्टाचारी का काम किया, बिना भ्रष्टाचारी के कोई भी काम उन्होंने नहीं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये भी सरकार जो आई है ये भी उसी राह पर चलेगी। मैं बता देना चाहता हूँ और नेता प्रतिपक्ष को कि ये उनकी भूल है, क्योंकि जब जनता जवाब देती है तो उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और मिला भी है, और जीरो टॉलरेंस से सरकार हमेशा काम करेगी। राशि उन तक पहुंचेगी कैसे? माध्यम से होगा, ऑनलाइन माध्यम से जाएगा और दावा पत्ती के बाद उनको गुलाब के दिया जाएगा निगम में। देखिए, इसका भी एक हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है ताकि एक भी कर्मचारी नगर निगम के चक्कर न काटे। सबसे पहले जीवित व्यक्ति जो है, जो 160-165 करीब है, उनको हम रोज 20 लोगों का, 1 से लेकर 20 कर्मचारी हैं, ऐसे हम एक दिन में एक डेट निर्धारित कर देंगे कि इतने लोगों का इतना पैसा इस तारीख को मिलेगा। इससे यह होगा कि वो कर्मचारी को रोज आने की जरूरत नहीं है और हम उस तक पत्र पहुंचाएंगे कि आपका पैसा पत्रकार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि उनकी कर्मचारी का पैसा कब मिलेगा, ये भी हम सूची दावा पत्ती के बाद 5 जगह जारी करेंगे। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आतंक को खत्म कर उम्मीद और विश्वास का नया अलख जगा रहा है। बस्तर अब विकास की रोशनी में जगमगा रहा है। बस्तर जिसकी जमीन को कभी खून से सींचा गया, आज वहां विकास और खुशहाली की नई फसल तैयार हो रही है, और जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन और सफल क्रियान्वयन को जाता है। मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है बस्तर का जो एक हिस्सा जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। इसके अलावा नियत नीला नार जैसे अभियान ने बस्तर में विकास और सुशासन की एक नई गाथा लिखी है, जिसके अंतर्गत लोगों के आधार, आयुष्मान, राशन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। 15,000 प्रधानमंत्री आवास मंजूर किए गए हैं। ये आज का बस्तर है, ये विष्णु के विश्वास और विकास से समर्था बस्तर है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग शहर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, जिसमें उनके 2 मुख्य कार्य शामिल है। 1 मई से 8 जून तक महासफाई अभियान के तहत निरंतर वार्ड की परिक्रमा कर रही हैं, तो वहीं दुर्ग शहर में फैले हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग शहर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, जिसमें उनके 2 मुख्य कार्य शामिल है। 1 मई से 8 जून तक महासफाई अभियान के तहत निरंतर वार्ड की परिक्रमा कर रही हैं, तो वहीं दुर्ग शहर में फैले हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस दौरान हमारी संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने उनसे बातचीत की, जहां उन्होंने शहर के विकास को लेकर चर्चा की है। दुर्ग नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका बागमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये पदभार ग्रहण हुए कुछ ही समय हुए, लेकिन दुर्ग नगर निगम में लगातार कार्य देखे जा रहे हैं, लगातार प्रगति के कार्य देखे जा रहे हैं। महासफाई अभियान चला है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्य चला है। हमारे साथ है दुर्ग नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका बागमार जी। हम इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है दीदी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एक महिला होकर इस पद पर आई है, इस पद पर हासिल हुई है, इसलिए तो मेरी तरफ से आपको, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और दीदी मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एक गृहिणी से लेकर महापौर तक का सफर कहाँ से शुरू हुआ, राजनीतिक सफर कैसा रहा, और यहाँ तक कि आपके सफर की थोड़ी सी संघर्ष भी कर रहे होंगे, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी 2010 में मैं वैसे तो जब से दुर्ग आई थी शादी होके, और उसके पहले भी मेरा पहला वोटिंग भाजपा को ही गया था, और अब तक भाजपा को ही जा रहा है। पर 2010 में सक्रिय सदस्यता का उस समय चालू हुआ। उसके पहले सदस्यपन कटाते थे 5 रुपए ऐसा वाला, लेकिन सक्रिय सदस्यता चालू हुआ तो मैं जब संपर्क में, तो 2010 में, तब से मैं सक्रिय सदस्य हूँ। और 2014 में जब पार्षद का चुनाव था, मेरा वार्ड हुआ ओबीसी, तब मैं पार्षद बनी। और पार्षद बनने के बाद मैं लगातार संगठन में, पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंडल की संयोजिका रही, उसके बाद महिला मोर्चा की जिले की महामंत्री रही, फिर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिले की संयोजिका बनी, और उसके बाद वर्तमान में मैं जिले की उपाध्यक्ष हूँ, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ। और साथ में आप लोग ने जहाँ पे मुझे बिठाया है वहाँ पर कितना संघर्षपूर्ण रहता है दीदी। अभी जैसे कि आपने बताया कि 2010 से आपका सफर शुरू हुआ है, एक महिला होने के नाते और राजनीति में अभी कार्य करते हुए घर को, परिवार को और इतने बड़े दुर्ग शहर को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए चुनौती तो बहुत है, लेकिन चुनौती आसान तब लगता है जब अपनी टीम अपने सपोर्ट में खड़े हो, अपना साथ देते हैं। हमारे एमआईसी की टीम, हमारे सारे पार्षद हैं, बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट करते हैं, तो काम जो है आसान हो जाता है। सबसे आसान होता है जब हमारे घर परिवार के लोग हमको सपोर्ट देते हैं। कभी ये नहीं शिकायत करते हैं कि तुम घर में नहीं रहती हो या घर में समय नहीं दे रही हो, बल्कि उनका सपोर्ट मुझे नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं। मतलब सबसे ज्यादा श्रेय इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप अपने परिवार को ही, परिवारजन। दीदी सबसे पहले तो अभी एक सवाल आपसे पूछूंगी कि महासफाई अभियान चल रहा है, इसे आप जा रही हैं, सभी वार्डों में जा रही हैं, पार्षदों के साथ जा रही हैं। पिछले जो कार्यकाल में जो पार्टी रही उनके द्वारा कार्य जो किए गए हैं, उन्हें किस तरह से देखती हैं? अभी जिस तरह से आप जा रही है तो कितना उनके द्वारा कितना कार्य किया है, आपके लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है इस महासफाई अभियान को लेकर? देखिए चुनौतीपूर्ण तो नहीं कहना चाहिए उसको, अब उनका काम करने का तरीका अलग था, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड में मैं खुद भी जाऊं, देखूं वहां स्थिति क्या है, क्योंकि एक आदेश दे देना कि आप जाओ और यहाँ पर सफाई करो, तो मुझे लगता है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम स्वयं नहीं जाएंगे,
स्वयं नहीं देखेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ काम हो रहा है। महासफाई अभियान के बाद आपके सबसे बड़े कार्य की बात करूं तो आपने अतिक्रमण हटाया है। दुर्ग शहर में पिछले काफी सालों से जो अतिक्रमण है, खासकर से जो इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण था, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है। काफी विरोध भी आपको सहना पड़ा है। काफी लोगों ने इस चीज के लिए आपको विरोध किया है कि आपने उन लोगों की रोजी रोटी छीन ली। जो डेली का जो कमाते थे, डेली जो जिनकी कमाई होती थी, उनकी आपने रोजी रोटी छीन ली। इसलिए आपको काफी विरोध भी झेलना पड़ा। ये तो थी जो इंदिरा मार्केट में जो फुटकर व्यापार, लेकिन एक अंदर में जो है सराफा बाजार, जहां पर अतिक्रमण काफी हुआ है, कहा जाता है जैन सराफा व्यापारी जो है, उन लोगों ने नाली के ऊपर काफी अतिक्रमण किया है। इसे कब हटा रही है? देखिए, जहां पर हम अभी हटाए हैं इंदिरा मार्केट, हमारा वहाँ काम चालू होने वाला है। जब तक हमारा वहाँ काम चालू नहीं होगा, हमारा अतिक्रमण का काम आगे नहीं बढ़ेगा, और काम जल्द चालू होगा। आपको मुश्किल से 1 महीने में वहाँ काम दिखना चालू हो जाएगा। वहाँ हमारा काम स्टार्ट होगा, तब हमारा अतिक्रमण का जो टीम है वो आगे बढ़ेगा और पूरे मार्केट में जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि हम किसी की रोजी रोटी छीन लिए। आप याद करेंगे, पिछले समय में जब हटाया गया था तो उनको व्यवस्थापन दिया गया था। ऑलरेडी जिनको हम एक बार व्यवस्थापन दे चुके हैं, उनको वहां पर अपना व्यवसाय करना चाहिए। हर बार सरकार के पास इतनी जमीन नहीं होती है कि हर बार व्यवस्थापन दे सके। उस व्यवस्थापन का उनको उपयोग करना चाहिए था। दुर्ग शहर बहुत छोटा सा शहर है, दुर्ग शहर का मार्केट भी बहुत छोटा सा है, और यदि वही अतिक्रमण से घिरा रहे तो बाहर से आने वाले लोग के दिमाग में अच्छी छाप नहीं जाती। तो हमको तो, और ऐसा नहीं है कि हमको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने भी कहीं न कहीं हमको सहयोग किए, तब जाके अतिक्रमण हटा। महासफाई अभियान, अतिक्रमण दोनों के पर आपने कार्य किया है। पूर्ववर्ती सरकार जो रही कांग्रेस, काफी घोटाले हुए हैं, उन पर आप किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे, उनको किस तरह से लेंगे? देखिए, उनका भी फाइल खोलेंगे, देखेंगे। हमारे काफी जो MIC मेंबर्स हैं वो पुराने हैं, तो हम उनके अनुभव का भी लाभ लेंगे और किस तरह से काम हुआ था, कहाँ क्या गड़बड़ी है, उसकी भी जांच होगी। आपने तो बताया कि ये पूर्ववर्ती सरकार की जो घोटाले उस पर कार्य करेंगे, लेकिन अगर आपकी सरकार अभी 6 महीने हुए, लेकिन अगर मैं बात करूं घोटालों की, तो अभी नवनिर्मित एक सड़क है पुष्प वाटिका नदी रोड पे, जिसे बने हुए लगभग 1 महीना ही हुआ है और वो सड़क खड़ गई है। ये PWD की बड़ी लापरवाही है, और चाहते तो सड़क को इतने मजबूती से बनाया जा सकता है कि वो ना उखड़े, लेकिन ये 1 महीने में सड़क खड़ गई है। तो इस तरह नहीं हुआ है और वो सड़क खड़ गई है। ये PWD की बड़ी लापरवाही है, और चाहते तो सड़क को इतने मजबूती से बनाया जा सकता है कि वो ना उखड़े, लेकिन ये 1 महीने में सड़क उखड़ गई है। तो इस तरह आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, सड़क अभी बनी नहीं है, उसके ऊपर जो लेयर लगता है ना, वो लगा नहीं है। आपको पूरा जानकारी ले लेना चाहिए पहले। मतलब आप कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी वो सिर्फ अधूरा निर्माण हुआ है। जी, मतलब उसके ऊपर जो लेयर लगता है, अगर फिर भी अगर आप कह रही हैं कि सड़क का निर्माण हुआ, अगर आपकी सरकार में भी अगर घोटाले होते हैं तो आप कार्रवाई करेंगे अपने ही सदस्यों पर? जी बिल्कुल, जो अधिकारी कर्मचारी की वजह से भी कहीं गलत होता है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक है दीदी, और आपने इतना अच्छा कार्य किया है, महापौर की पद पर आसीन हुई है, दुर्ग शहर आपको बहुत प्यार दे रहा है। कुछ लोगों में, हाँ, आपके लिए कुछ लोगों में असंतोष भी है, क्रोध भी है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप आगे 4.5 साल आपके पास है, दुर्ग नगर निगम के लिए किन योजनाओं को लाएंगे? सबसे ज्यादा फोकस आपका किन चीजों पर रहेगा? जी, हमारा सबसे बड़ा फोकस तो है मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि दुर्ग शहर में पार्किंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारा जो शहर का जो गंदा पानी है जिसको ट्रीटमेंट करना है, STP प्लांट लगाना है, वो दूसरा हमारा फोकस है। और अतिक्रमण के जिन लोग प्रभावित हुए हैं उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनको व्यवस्थापन ऑलरेडी दिया जा चुका है और जिनको नहीं दिया गया है, उनके लिए शहर में कहीं ना कहीं, देखो शहर जिस तरीके से है, हम उनको वहां पर जगह देंगे। लेना नहीं लेना, देखिए हम किसी के पेट पे लात नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमारी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको भी हम, उनका भी रोजगार दें और शहर को भी सुंदर बनाएं। तो इसमें उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। जहां पर भी जगह मिलता है शहर में व्यवसाय करने के लिए,
हर व्यवसाय में 1 महीने 2 महीने का समय लगता है स्थापित होने में, तो ये चीज को उनको समझना पड़ेगा। धन्यवाद दीदी। ये थी हमारे साथ दुर्ग महापौर अलका बागमाली, उन्होंने अपनी आगामी कार्य योजना को बताया। साथ ही जिस तरह से अभी महासफाई अभियान चल रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में भी जानकारी दी। और इन्होंने कहा है कि अगर पूर्व सरकार के घोटालों का उजागर होता है तो वो बिल्कुल उन्हें पूरा ऊपर कार्य करेंगे। और साथ ही अपने कार्यकाल में भी अगर किसी सदस्य के द्वारा, किसी एमआईसी मेंबर के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा घोटाला किया जाता है तो भी वो पूरी ही ईमानदारी के साथ उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। हर खबर के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा। इस प्रकार हमने देखा कि दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार ने शहर में हो रही कई विकास कार्यों की चर्चा की। अब देखना ये होगा कि लगातार हो रहे कार्यों से शहर का कितना विकास हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।